लॉकडाउन में खूब मज़ा किए। चलिए मज़ा करते रहिए लॉकडाउन में। आज हम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का वीडियो देखेंगे कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, इसमें वायरिंग कैसे किया जाता है और वायरिंग कितने प्रकार से किया जाता है, वायरिंग का मेथड कितना है वायरिंग करने का। जैसे एक होता है कि क्लीट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, केसिंग कैपिंग, इस तरीके का वायरिंग। और एक टाइप होता है कि वायरिंग करने का तरीका क्या होगा, वायरिंग करने का तरीका क्या होगा, जैसे जॉइंट बॉक्स, टी मेथड, इस तरीके से वायरिंग करने का तरीका क्या होगा, इन सारे के बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। तो देखते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और आने वाला वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखते हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जैसा कि नाम देख रहे हैं आप लोग, नाम क्या है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। नाम से ही सेंस निकल रहा होगा। क्या निकल रहा है कि एस्टिमेट करना। एस्टिमेटिंग मतलब क्या कि एस्टिमेट करना। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना। अब अनुमान किसका लगाना है, ये बात को ध्यान में रखना है कि अनुमान किसका लगाया जाएगा। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, एस्टिमेटिंग किसका करना है। इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल का ही किया जाएगा। जैसे बल्ब लगाना हो घर में, बोर्ड लगाना हो, स्विचेज लगाने हो, तो इन सारा का एस्टिमेटिंग होगा। तो एस्टिमेटिंग हम लोग अनुमान लगाएंगे। किसका अनुमान लगाएंगे, तो जितने सारे इक्विपमेंट हमको अरेंज करने हो। हम आते हैं कि एस्टिमेटिंग क्या है, एक आर्ट है, एक मेथड है, एक तरीका है। क्या, किस चीज़ का, तो एस्टिमेट करने का। किस चीज़ का तरीका है, एस्टिमेट करने का। एस्टिमेट यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा कि हम लोग कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एस्टिमेटिंग करेंगे, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। किसके बारे में कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन किसके बारे में कलेक्ट करेंगे, तो एस्टिमेट करने के बारे में। फिर से वही बात, किसके बारे में, यानी अगर हमको घर में वायरिंग करना हो, अगर हमको कोई काम करना हो, चलिए वायरिंग हटाते, कोई काम करना हो, तो एस्टिमेट का मतलब कि उस काम को करने से पहले ही, अभी हम काम किए नहीं हैं लेकिन हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये काम करने में हमको 500 रुपया खर्चा होगा। तो हमने क्या किया, काम को करने से पहले ही क्या कर लिए, अनुमान लगा लिए। और क्या अनुमान लगाए कि 10 गो बल्ब लगेगा और 5 गो स्विच लगेगा, तो एक एक स्विच से दोनों बल्ब को कनेक्ट कर देंगे। अनुमान लगा लिए कि नहीं, कि हमको 10 गो क्या लगा, स्विच लगा, 10 गो बल्ब लगा और 5 गो स्विच लगा। इसके लिए तार का भी जरूरत होगा, तो मान लिया कि 20 मीटर तार लगेगा। 3 चीज़ अनुमान लगा लिए। तो यही है अनुमान लगाना। एस्टिमेटिंग क्या है, यही है अनुमान लगाना। यानी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। किसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी काम करना हो, अभी इलेक्ट्रिकल वाले में नहीं जाएंगे, कोई भी काम का पूर्वानुमान लगाना, मतलब काम को एग्जीक्यूट, वर्क को एग्जीक्यूट करने से पहले ही हम लोग क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। तो वो प्रोसेस होगा, वो क्या कहलाएगा, एस्टिमेटिंग कहलाएगा। समझ में आया होगा एक बार फिर से कि एस्टिमेटिंग क्या है, एक आर्ट है जिसमें हम लोग सारे डाटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं काम करने से पहले। उस काम को करने से पहले ही हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तब इसको क्या बोला जाता है, एस्टिमेटिंग बोला जाता है। अब अगर उसके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए हैं तो उसका कॉस्ट अगर एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें कॉस्ट कितना आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग। ये था एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग जो कि हम लोग को पढ़ना है। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होगा, इसमें क्या क्या होता है, क्यों करते हैं हम लोग। सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर आता है कि हम लोग क्यों करते हैं, तो हम लोग मैनेजिंग करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए करते हैं, ताकि अगर वर्क करना शुरू हो जाए, ये वर्क
होना शुरू हो जाए तब वहाँ पे हमको कोई डिफ़िकल्ट नहीं आए मैनेज करने में। मान लीजिए ऐसा नहीं हो कि सामान कम गया, हम लोग काम कर रहे हैं, सामान कम गया, काम करने के बाद हो सकता है ख़राब हो जाए। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि काम करते समय मटेरियल ना कमे, और जितना स्पेसिफिकेशन का चाहिए वो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे, पहले ही एस्टिमेट कर लेंगे। तब ये कैसे होगा, एस्टिमेटिंग के द्वारा। अगर एस्टिमेटिंग कर लिए हैं तो हम लोग को हमारा मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, यानी बीच काम में हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम लोग न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कैसे, अब बेसिक समझिए कि आपके पास चलिए 1000 रुपया है और आपको हमने अनुमान लगा लिया कि इस घर का एस्टिमेट करने में मान लीजिए 200 रुपये जाएगा, तो मेरे पास 800 रुपये बच रहा है कि नहीं अभी, यानी इस 800 रुपये से हम दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अनुमान नहीं लगाते, एस्टिमेट नहीं करते और काम करना शुरू कर दिए, एक नहीं दो काम करना शुरू कर दिए और पता चला कि पहले काम में पैसा खत्म, तो ये खराब होता काम भी नहीं। तो एस्टिमेटिंग क्यों करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। अगर एस्टिमेटिंग का पर्पस क्या होता है कि न्यू प्रोजेक्ट आसानी से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा, एस्टिमेट करने से अवेलेबिलिटी का पता चल जाता है, कितना सामान हमको लगेगा और कितना होना चाहिए, इसके बारे में हमको सारा का सारा डाटा मिल जाता है। ये था 3 फैक्टर जो एस्टिमेटिंग का पर्पस होता है। ये एस्टिमेटिंग का पर्पस है, क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, हम लोग न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मैनेजमेंट उसका कैसे होगा, ये पर्पस था। अब हम लोग एस्टिमेटिंग करेंगे कैसे, एस्टिमेटिंग करने में, एस्टिमेटिंग करने का मतलब क्या हुआ, तो हम कुछ टर्म्स लिखते हैं। आप लोग लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए, एस्टिमेटिंग में सबसे पहले मटेरियल का क्वांटिटी का एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटी का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एस्टिमेटिंग क्या करेगा, एस्टिमेटिंग में क्या होता है कि कितने मटेरियल ज़रूरत है, कितने प्रकार के मटेरियल ज़रूरत है, बल्ब ज़रूरी है, स्विच ज़रूरी है, बोर्ड ज़रूरी है, फ्यूज ज़रूरी है, सॉकेट ज़रूरी है। तो ये तो प्रकार के हुए, साथ में और क्या, इसका स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी एनालिसिस, मात्रा कितना होना चाहिए और कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ मटेरियल, कितने प्रकार के मटेरियल लगेंगे, कितने प्रकार के मटेरियल लेंगे और इसका क्वांटिटी कितना होगा। मान लिया जाए कि एगो बल्ब लगेगा, 5 गो स्विच लगेगा, तो स्विच एक प्रकार हो गया, बल्ब एक प्रकार हो गया। अब इसमें भी हमको ये पता करना है कि कितना पीस स्विच लगेगा और कितना पीस बल्ब लगेगा। फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, और उसके बाद एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, और क्या करना है, इसका कॉस्ट भी हम लोग एस्टिमेट करेंगे। यानी हम लोग एस्टिमेटिंग में क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी कितना मात्रा में, और उसका कॉस्ट क्या होगा। जनरली यही पर्पस होता है एस्टिमेट करने का। हम लोग पहले ही क्या कर लेते हैं, एस्टिमेटिंग कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वायरिंग सिस्टम। और वायरिंग सिस्टम करने के लिए क्या क्या रूल होने चाहिए। रूल मतलब ये कि हम लोग को अगर बल्ब लगाना हो तो फैन लगाना हो तो यहाँ पे लगा देंगे, ऊपर से ये रस्सी ला करके लटका देंगे, यहाँ फैन लग जाएगा। रस्सी के बजाय या छड़ में लटकाने के बजाय हम लोग क्या कर देंगे, तार से ही लटका देंगे। तो ये हुआ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। इसके कुछ नियम होते हैं कि जब वायरिंग कर रहे हैं तो फैन कितना हाइट पे होना चाहिए, स्विचेज कितने हाइट पे होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितने हाइट पे होने चाहिए, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स समझने से पहले हम लोग वायरिंग सिस्टम समझेंगे कि वायरिंग सिस्टम क्या होता है। वायरिंग सिस्टम तो एकदम जैसे नाम से पता चल रहा है, वायर को क्या करना है, वायरिंग मतलब क्या, वायर मतलब समझ रहे हो, तार। तो वायरिंग करना है। वायरिंग करने का क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केबलिंग करते हैं। केबलिंग करने का मतलब क्या होगा
केबलिंग कहने का मतलब कि हम लोग वायर को वॉल पे एडजस्ट करेंगे, दीवार पे, वॉल पे या सीलिंग पे, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगा। तो वायरिंग क्या है? वायरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग केबल को अरेंज करेंगे विथ एसोसिएटेड इक्विपमेंट, एसोसिएटेड डिवाइस। मतलब ये कि अगर हमको केबल को यहाँ से ले जाना है, और केबल किस लिए ले जाना है? तो बल्ब जलाने के लिए ले जाना है, हीटर लगाने के लिए ले जाना है, बात समझ रहे होंगे। तो हम लोग ये जो सिस्टम हुआ जिसमें केबलिंग कर रहे हैं और साथ ही उसके जितने सारे एसोसिएटेड डिवाइसेज हैं, लैम्प, स्विचेज, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये जो प्रोसेस हुआ, ये सिस्टम हुआ जिसमें हम लोग केबलिंग कर रहे हैं एसोसिएटेड डिवाइस के साथ, वही सिस्टम क्या कहलाता है? वायरिंग सिस्टम। यानी वैसा सिस्टम जिसमें हम लोग केबलिंग करते हैं विथ उसके इक्विपमेंट, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? वायरिंग सिस्टम। अब हम लोग कौन वाला वायरिंग सिस्टम हम लोग को जो पढ़ना है, जैसे वायरिंग सिस्टम अभी हम जो बता रहे हैं यहाँ पे, वायरिंग सिस्टम हम लोग को कौन सा पढ़ना है? ये तो वायरिंग सिस्टम हो गया, केबल ले जाना है। अब वायरिंग सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग यूज के अकॉर्डिंग, कि हम लोग इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहला डोमेस्टिक वायरिंग, उसके बाद कॉमर्शियल, वायरिंग, और उसके बाद इंडस्ट्रियल वायरिंग। अब समझिए थोड़ा सा, हम वायरिंग बताएं कि वायरिंग क्या है, कि जिसमें हम लोग केबलिंग करेंगे विथ उसके एसोसिएटेड इक्विपमेंट के साथ। अगर हम इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने का मतलब कि अरेंज करते हैं, लगाते हैं, जहाँ पे भी हमको इक्विपमेंट वायरिंग करना हो लगाते हैं, तो वो सिस्टम वायरिंग का है। लेकिन ये ऐसा प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है? पहला घर में। कमर्शियल कहने का मतलब जैसे दुकान में होता है, आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े मॉल्स में इक्विपमेंट वायरिंग होता है, वहाँ पे वायरिंग हो सकता है। इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े इंडस्ट्री में। तो ये 3 प्रकार है यूज के अकॉर्डिंग क्या वायरिंग सिस्टम। हम लोग को जो फिलहाल हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो कौन वाला पढ़ने वाले हैं? डोमेस्टिक वायरिंग, कि घरों में वायरिंग कैसे किया जाएगा। अब ध्यान रखिए कि घर में अगर वायरिंग किया जाएगा तो घर में किन किन बातों को ध्यान रखा जाएगा। अगर हम एक बार घर बना रहे हैं तो वायरिंग करना हो, तो ऐसा हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा कि एक बार हम लोग वायरिंग कर दे तो ज़्यादा दिन तक चलना चाहिए कि नहीं? फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए कि इससे डेंजर, किसी को हजार्डस नहीं हो, किसी को खतरा नहीं हो, मतलब शॉक नहीं लगे किसी को। शॉक मतलब समझ रहे होंगे? बिजली का झटका नहीं लगे, 440 वोल्ट का झटका, तो शॉक नहीं लगे। 2 इम्पोर्टेंट पर्पस है। और क्या हो सकता है? कॉस्ट कम हो, यानी कम पैसा में ही हमारा काम हो जाए। दूसरा और क्या हो सकता है? हम लोग जब कभी भी इसका एक्सटेंशन करना चाहे, एक्सटेंशन मतलब अभी वायरिंग कर दिए और फिर हो सकता है कि वायरिंग को चेंज करना हो तो हो ही नहीं पा रहा है, यानी हम लोग उसका चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, यानी हमको वो भी ज़रूरत है। और क्या हो सकता है कि अगर फॉल्ट हो, यानी रिक्वायरमेंट तो ये है कि फॉल्ट हो ही नहीं, लेकिन अगर बाय द वे फॉल्ट हो तो हम लोग उसको डिटेक्ट भी आसानी से कर पाएँ, उसका डिटेक्शन क्या हो, आसानी से हो जाए और उसको रिपेयर भी। तो ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट था वायरिंग का। हम लोग देखेंगे आगे कि कौन कौन से वायरिंग में ये सारा रिक्वायरमेंट मिलता है और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। तो ये तो अभी देखें कि लोकेशन, यानी कहाँ पे यूज़, लोकेशन उसका कहाँ है यूज़ करने का, वायरिंग करने का लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार का वायरिंग देखें। इसका पर्पस भी देखें, क्या क्या पर्पस देखें। इकोनॉमिक होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए वायरिंग, ज़्यादा दिन तक चलना चाहिए, कम पैसा लगना चाहिए, रिपेयर आसानी से हो जाए, फॉल्ट डिटेक्ट आसानी से हो जाए। सबसे पहले तो फॉल्ट हो ही नहीं, तो ये सारा वायरिंग का रिक्वायरमेंट था, इन सारे बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वायरिंग के टाइप कितने होते हैं, कि घरों में जो वायरिंग, अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, डोमेस्टिक वायरिंग। अब जो भी बात किया जाएगा वो किस वायरिंग के बारे में बात किया जाएगा, डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में बात किया जाएगा। थोड़ा सा हम लोग वायरिंग को समझ लेंगे
उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वायरिंग करने के रूल्स क्या हैं, कि कितने हाइट पे स्विच होंगे और कितने हाइट पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और ये जो नियम किस नियम के अकॉर्डिंग इतना हाइट पे होना चाहिए, इन सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ ये समझते हैं कि वायरिंग सिस्टम होते कितने प्रकार के। तो वायरिंग के 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला क्लीट वायरिंग, दूसरा केसिंग कैपिंग वायरिंग, तीसरा बैटन वायरिंग, चौथा लेड शीथ वायरिंग, पंचवा कंसील्ड कंड्यूट, वायरिंग। ये 5 प्रकार का वायरिंग है जो यूजेबल है। अब इसमें कौन सा इस एज में चल रहा है और कौन सा खराब हो चुका है जिसका हम लोग यूज़ ना के बराबर करते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। उससे पहले नेम में कन्फ्यूजन होता है कि आखिर वायरिंग होते कितने प्रकार, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इस केसिंग कैपिंग को जनरली वुडन केसिंग कैपिंग भी बोलते हैं, वुडन केसिंग कैपिंग बोला जाता है इसको, फर्स्ट वाले को। अब कन्फ्यूजन दूर होगा। बैटन वायरिंग को TRS टफ रबर शीथड वायरिंग भी बोला जाता है, और इसी का नाम CTS वायरिंग भी बोला जाता है। अब हम लोग एक एक करके हर एक वायरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला बताएं कि वायरिंग का 3 प्रकार के उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा बताएं टाइप्स उसका कि वायरिंग कैसा होनी है, किस में उसमें कौन सा पाइप या कंड्यूट यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे वायरिंग कर रहे हैं, उसका ये तरीका था। और एक और टाइप होता है कि वायरिंग का मेथड क्या है, हम लोग वायर को कैसे कैसे अरेंज करेंगे, वो वाला भी देखेंगे। तो फिलहाल वो वाला बाद में हम लोग अभी एक क्लीट वायरिंग जानेंगे। ये सबसे सिंपल वायरिंग है, और उसके बाद अगले वीडियो में एक एक करके सारे वायरिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वायरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट से क्या मतलब आ रहा है कि वायरिंग करने के लिए हम लोग काम क्या करेंगे। जैसे हम बोल दिए कि इसका वायरिंग करना है, तो इसमें क्या होगा, वायरिंग में क्या होगा। हम लोग तो समझ रहे हैं वायरिंग में कि बॉल को अरेंज करेंगे, केबल को लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लगाएंगे, तो लगा दिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितने रेटिंग का होना चाहिए, केबल जो यूज़ करेंगे वो कितने रेटिंग का होना चाहिए, हम लोग उसका स्पेसिफिकेशन कैसे जानेंगे, जो वायर है वो कितना एम्पियर तक सस्टेन कर सकता है, इन सारे बातों का कैलकुलेशन होगा वायरिंग में। तो सिर्फ ये तो उसका टाइप है कि हम लोग किस प्रकार के तार को और कंड्यूट को अरेंज करेंगे सजावट के अकॉर्डिंग, तो समझिए। तो ये था 5 टाइप। इसमें हम लोग सबसे पहला समझते हैं क्लीट वायरिंग क्या होता है। क्लीट वायरिंग, अगर इन सारे जो वीडियो बता रहे हैं, जो इसका लिखा हुआ यानी PDF टेलीग्राम चैनल पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए नेम और आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप में और आपको मिल जाएगा। आते हैं सबसे पहले क्लीट वायरिंग पे। क्लीट वायरिंग क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें मटेरियल जो यूज होते हैं उसके बारे में। रिक्वायर्ड मटेरियल, इसमें जो वायर यूज होते हैं जनरली जो हम लोग देखते हैं वायर वही वाला, या इसको PVC वायर बोलते हैं। PVC
वायर या VIR, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, या यही दो वायर यूज होता है। वायर PVC वायर या केबल भी बोलते हैं, PVC वायर या VIR वायर या केबल। ये वायर इसमें जो हम लोग क्लिट वायरिंग में यूज़ करेंगे, कौन सा वायर यूज करेंगे, ये वायर या केबल। और क्या यूज होगा, क्लिट, पोर्सिलिन, क्लिट, और तीसरा स्क्रू। ये तीन चीज़ का यूज यहाँ पे होगा इस वायरिंग को परफॉर्म करने के लिए। अब वायर तो समझ में आ रहा होगा, देखे होंगे वायर कैसा होता है, स्क्रू भी देखे होंगे। पोर्सिलिन क्लिट का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये ग्रूव हुआ, ग्रूव मतलब खांचा जिसको बोलते हैं। इसी में वायर क्या करेंगे हम लोग, इसको वायर को ऐसे करके रखा जाएगा, वायर ऐसे। अगर इसको हम लोग ये फेस सरफेस रहेगा वो दीवार पे क्या किया जाएगा, इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये ग्रुप्स हो सकता है कि ऐसा केबल हो, ऐसा ये पोर्सिलिन क्लिट हो जिसमें एक ही ग्रुप्स हो, सिर्फ इतना ही हो, ये भी हो सकता है, दो हो सकता है, या तीन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो 3 ग्रुप्स पोर्सिलिन क्लिट होगा। तो ये क्लिट हुआ। क्लिट में एक और इसका कवर होता है जिसको हम लोग इसमें वायर अरेंज करने के बाद इस कवर को क्या करेंगे, लगा देंगे। ये पोर्सिलिन का बना हुआ होगा। ये 3 मटेरियल यूज होते हैं और इससे वायरिंग किया जाता है। अब वायरिंग कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले जो ये मानिए कि क्लिट है और ये उसका कवर है। इस क्लिट को हम लोग ऐसे अरेंज कर देंगे, ऐसे अरेंज कर देंगे, और इसमें ग्रुप्स है। ग्रुप्स करने का मतलब खांचा है, यहाँ पे कटा हुआ है, गड्ढा है, उसमें क्या करेंगे, वायर को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अरेंज कर देंगे। वायर ऐसे ये जा रहा है, वायर जा रहा है, ये वायर जा रहा है, और ये जो वायर है इसके ग्रुप्स में रखा हुआ है। 2 वायर ले जाने हो तो 2 ग्रुप्स वाला हो जाएगा, 3 वायर ले जाने हो तो 3 ग्रुप्स वाला हो जाएगा। इस तरीके से वायर इसमें जा रहे हैं। अब ये तीनों समझिए वायर है, और इसके बाद वायर रखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको ढक देंगे, और ढकने के बाद शुरू से कस देंगे। ये था वायरिंग करने का सिस्टम। यानी यहाँ पे एक लगा देंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। कितनी दूरी पर होने चाहिए, कितने डिस्टेंस पे, तो ये डाटा अलग अलग बुक में डिफरेंट होता है, डिफर करता है, तो हम डाटा लिख दिए हैं। अब इस तरीके का वायरिंग करेंगे तो देखिए तो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पोर्सिलिन क्लिट का यूज किस लिए हो रहा है, वायर को अपने स्पेसिफिक लोकेशन पे एडजस्ट करने के लिए। वायर का कोई प्रोटेक्शन हो रहा है यहाँ से, इस वायरिंग से वायर का कोई प्रोटेक्शन हो रहा है, वायर डायरेक्ट एनवायरनमेंट के संपर्क में है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लिट का यूज होता है और कोई इक्विपमेंट और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं होता है। तो ये था क्लिट वायरिंग। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। एडवांटेज क्या होंगे, तो एडवांटेज सबसे पहला कि ये वायरिंग में हमको यूज़ करने में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का ज़रूरत हो रहा है, जो वायर को हमको केबलिंग करना है, जो केबल को केबलिंग करना है वो, और एक क्लिट मतलब क्लिट का ज़रूरत हो रहा है, स्क्रू का, और कोई इक्विपमेंट नहीं जरूरी हो रहा है। यानी ये वाला जो होगा सस्ता होगा, यानी सिंपल एंड इकोनॉमिक, आसान होगा वायरिंग करने में, और दूसरा इकोनॉमिक होगा, सस्ता होगा। दूसरा क्या होगा, तो इसका इंस्टॉलेशन हम लोग इजी कर सकते हैं। या और क्या हो सकता है कि फॉल्ट डिटेक्शन और इजीली हम लोग, मान लिया जाए कि वायर में कहीं पे फॉल्ट हो गया, तो आसानी से देख करके भी हम लोग विजुअलाइज के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तार क्या हो गया है, कट गया, चेक कर लिए। अब रिपेयर भी कर देंगे आराम से, आसानी से, यानी रिपेयर्ड सिंपली, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। अगला क्या होगा,
फॉल्ट डिटेक्शन हो गया, सिंपल एंड इकोनॉमिक है। कभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने का मतलब कि एक्सटेंशन, हम लोग वायर को बढ़ाना चाहे, मान लीजिए अभी 2 बल्ब के लिए ले गए थे, यहाँ से वायरिंग किए थे, 4 बल्ब ले जाना हो तो वायर को काट के जोड़ देंगे। लेकिन कंड्यूट वायरिंग में ऐसा होगा, कंड्यूट में वो पाइप के अंदर होता है, कंड्यूट के अंदर वायर होता है, हम लोग वहाँ पे काट छाट कर सकते हैं? नहीं, इसमें कर सकते हैं, यानी एक्सटेंशन और एस ईजली। एक्सटेंशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये कुछ एडवांटेज था, और भी एडवांटेज होंगे, आप लोग सोच करके लिखिएगा। हम डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा? सबसे पहला तो वायर देखने में इसका जो लुकिंग होगा वो खराब होगा, यानी गुड अपीयरेंस नहीं होगा, बैड अपीयरेंस लिख देते हैं, नॉट गुड लुकिंग। अच्छा नहीं दिखेगा, सिर्फ वायर दिखता रहेगा। और क्या होगा? पहला, ये टेम्पररी है। टेम्पररी कहने का मतलब कि डायरेक्ट ये एनवायरनमेंट के संपर्क में कभी भी खराब हो सकता है, किसी को भी शॉक लग सकता है अगर कहीं के काट छाट हुआ तो। टेम्पररी कुछ ही दिन के लिए होगा, जब मन हो तब कबाड़ देंगे। तीसरा क्या होगा? ये हजार्ड करेगा, फायर हजार्ड या शॉक लगेगा, हजार्डस। हजार्डस ड्यू टू फायर एंड शॉक। ये खतरा उत्पन्न कर सकता है, कैसे? या तो शॉक लगने की वजह से या आग लगने से, यानी दोनों केस में ये क्या हो सकता है, ये हजार्डस है, खतरनाक है। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, आप लोग सोचिएगा और लिखिएगा। अभी ये फर्स्ट वीडियो था आप लोग का इलेक्ट्रिकल वाले का, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और सारे वायरिंग के मेथड और इसके इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जिन लोगों के पास वीडियो नहीं गया है उन लोगों को भी बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।